वो सारा का सारा जो है वो एक सिंगल डेटा पॉइंट के तौर पर जो है वो ट्रांसमिट हो गया यहाँ से, सिंगल लार्ज वेक्टर एंड प्रोसेस इन वन गो, एक बार में प्रोसेस हो गया। सच नेटवर्क्स आर कॉल्ड फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स। इस तरह के जो नेटवर्क्स होते हैं वो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि इसके बरक्स क्या होगा भाई, अगर इस तरह नहीं होगा तो किस तरह होगा। मतलब ये तो काम होता है, ठीक है, पता चल गया हमें। अगर ये काम ना किया जाए तो इसके पैरेलल काम क्या है, और ये वाले काम करने से नुकसान क्या है कि हमें दूसरा काम करना पड़े। कहते हैं इन कंट्रास्ट एज यू आर रीडिंग दिस प्रेजेंट सेंटेंस you are pre-processing it word by word or rather I second by I second while keeping memories of what came before। अच्छा भाई, कहते हैं भी इसके बरक्स जब आप ये लाइन पढ़ रहे हैं यानी जो मैं पढ़ रहा हूँ कि भी यू आर रीडिंग द प्रेजेंट सेंटेंस, तो मैं ये कर रहा हूँ कि पूरा सेंटेंस एक बारी में रीड कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जरा इस बात को मेरी गौर से समझिएगा, क्या क्या बात है। जब मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ तो क्या ऐसा हो रहा है कि पूरा सेंटेंस मुझे फीड कर दिया जा रहा है और उस फीड करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में क्या बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो वर्ड बाय बल्कि वर्ड क्या हो रहा है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहा हूँ। एक वर्ड जो आया उसके बाद जो वर्ड आया वो पिछले वर्ड की मेमोरी जो मेरे पास आई थी, मैंने अगले वर्ड की, दो वर्ड की मेमोरी के साथ कंबाइन किया, फिर अगला वर्ड मैंने पढ़ा, उस तीसरे के साथ तीनों कंबाइन हुए। तो इस तरह जब सेंटेंस खत्म हुआ तो एंड तक पहुंचने के बाद मुझे मीनिंग समझ में नहीं आए, बल्कि हाथ के हाथ मीनिंग समझ में आते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर की जा रही है कि आप जब रीडिंग करते हैं तो प्रोसेस करते हैं वर्ड बाय वर्ड, बजाय इसके कि हम जो है उसको फुल प्रोसेस करें और आई सेकंड बाय आई सेकंड कि हम अपनी नज़र घुमाते जाते हैं और आंख में जो जैसे वर्ड्स आते जाते हैं वैसे वैसे पढ़ते जाते हैं, व्हाइल कीपिंग द मेमोरीज ऑफ व्हाट केम बिफोर। और हमारे जहन में होता है कि जो कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं उसके साथ कनेक्शन बनाते जाते हैं। दिस गिव्स यू अ फ्लूइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीनिंग कन्वेड बाय द सेंटेंस। इससे क्या होता है कि पूरे सेंटेंस की मुकम्मल मीनिंग जो है वो हमें पता चल जाती है। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? अहम सवाल ये है कि दोनों में फर्क क्या है, कोई बता सकता है? यहाँ पर सर दो इनपुट जो है ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और जो पिछला वाला था उसमें हर इनपुट इंडिपेंडेंट था। तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क पड़ रहा है ना, अगर एक ही सेंटेंस में। पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों ही कर रहे हैं। तो हम टुकड़ों में रिव्यू भेज सकते हैं, एक रिव्यू को हम डिफरेंट टुकड़ों में भेज सकते हैं। नहीं 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 नहीं, देखो फर्क जो, हाँ बोलो बोलो। प्रोसेसिंग टाइम कम लेगा क्योंकि टुकड़ों में जा रहा है। नहीं नहीं, देखो सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो पुराना न्यूरल नेटवर्क था एएनएन के थ्रू जब हम काम कर रहे थे, उसके अंदर जब पूरा एक बारी में प्रोसेस हो रहा था तो उसके अंदर होता ये है कि वो सारे वर्ड्स को देखता जाता है, देखता जाता है, देखता जाता है, पूरा सेंटेंस फीड कर दिया। उसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर वोकैबुलरी की बिहाफ पर, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के बिहाफ पर या दो पर्टिकुलर वर्ड्स के बिहाफ पर वो रिव्यू को जो है वो क्लासिफाई करता है पॉजिटिव में या नेगेटिव में। दोबारा सुनिए क्या कर रहा हूँ, पूरे सेंटेंस के मीनिंग उसको समझ में नहीं आते, वो सिर्फ ये देखता है कि कोई एक नेगेटिव वर्ड या कोई एक पॉजिटिव वर्ड आ गया, बस ये रिव्यू जो है वो पॉजिटिव हो गया। क्योंकि मेमोरी कीप नहीं कर रहा, मेमोरी नहीं रख रहा, इसलिए
उसको मीनिंग के तो पता ही नहीं है, इन 2 वर्ड्स के कंबाइन करके मीनिंग क्या है या 3 वर्ड से कंबाइन करके मीनिंग क्या है, उसको ये तो मालूम ही नहीं। उसको तो हर वो पूरा पैराग्राफ उसने पढ़ लिया, उसके अंदर हर वर्ड के इसको मीनिंग मिल गए, और फाइनली जो है ना उसने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया कि भाई ये जो है ना ये मसला इसके साथ है। इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान ये होता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डुअल मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं, जुमानी जुमले होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह मैं किसी मूवी के बारे में अगर कह दूं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी, लेकिन कोई मुझे दिखाने ले गया तो उसके सामने कह रहा हूँ यार क्या जबरदस्त मूवी थी यार, अब मैं मजाक में उससे कह रहा हूँ ना, लेकिन जबरदस्त के वर्ड से क्या हो जाएगा, खाना ही नहीं है। ये समझ लिया जाएगा कि ये क्या हो रहा है, सारा का सारा जो है पॉजिटिव सेंटेंस है, जबकि ऐसा नहीं होता। अब इधर इस एग्जाम्पल को समझते हैं दोबारा से। अच्छा जी, देखें, बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन इंक्रीमेंटली। बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस जो है, जैसे कि हमारा दिमाग काम करता है, प्रोसेस इंफॉर्मेशन इंक्रीमेंटली, इंक्रीमेंटली प्रोसेस करता है। इंक्रीमेंटली का मतलब वही है कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती जाती है, इंक्रीमेंट नॉलेज इंक्रीमेंट होती जाती है उस जुमले के बारे में, while maintaining an internal model of what it's processing, और अंदर एक मॉडल मेंटेन कर रहा होता है कि क्या बन रहा है, माइनिंग क्या बन रहे हैं, built from past information and constantly updated as new information comes in। जैसे जैसे नई इंफॉर्मेशन आती जाती है अपने आप को अपडेट करता जाता है। ये एक रिव्यू के अंदर की बात हो रही है। अभी कहते हैं a recurrent neural network adopts the same principle। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क भी इसी प्रिंसिपल को अडॉप्ट करता है, albeit in an extremely simplified version। हाँ, लेकिन बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में। It process sequence by iterating through the sequence elements। ये एक सीक्वेंस को, एक रिव्यू को प्रोसेस करता है, आइटरेट करता हुआ सीक्वेंस के एलिमेंट्स पे, यानी हर वर्ड पर, एंड मेंटेनिंग अ स्टेट, और हर दफा एक स्टेट मेंटेन करता जाता है। अच्छा जी, कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिव टू व्हाट इट हैज बीन सो फार। जो कुछ उससे अब तक नजर आ गया उसकी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। इन इफेक्ट आरएनएन इज अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क दैट हैज एन इंटरनल लूप। देखो इस तस्वीर को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इस तस्वीर में जो बात की जा रही है वो क्या है। ये इनपुट आ रहा है, इनपुट आने के बाद जो आउटपुट बना है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, पीछे रिटेन होता जा रहा है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन जब यहाँ से रिटेन हुई तो ये इनपुट के साथ, ये इनपुट गया, ये आउटपुट बना, आउटपुट भी शामिल हो गया वापस आगे जाने वाले इनपुट के अंदर। यानी कहने का मकसद ये है कि जब यहाँ से इनपुट जाएगा, एक आउटपुट निकला, वो आउटपुट जब नया इनपुट, नया वर्ड आएगा तो वो आउटपुट भी उसके साथ अटैच होके आगे जाएगा। यानी मेमोरी जो है, जो कुछ उसने गेन की है, वो भी अटैच होके आगे जाएगा। इस तरह ये लूप जो है वो चलता रहेगा। अच्छा जी, the state of RNA is reset between processing two different independent sequence। और जब दूसरा सीक्वेंस आता है तो वो स्टेट जो है वो रीसेट कर दी जाती है, जीरो कर दी जाती है। यानी एक रिव्यू प्रोसेस हो गया, तो अब जब दूसरा रिव्यू आ रहा होगा तो वो सारी स्टेट जीरो कर दी जाएगी, मेमोरी जीरो कर दी जाएगी, और नए सिरे से दोबारा वो चलना शुरू होगा। इसके बारे में अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही तो पहले सवाल रेज करें, फिर मैं और चीजें इसकी बात डिस्कस करूँ। हाँ भाई, पूछिए क्वेश्चन। सर जो आपने पिक्चर में बताया कि थोड़ा सा जोर से बोले, जोर से बोले।
आपने जो बताया ना पिक्चर के अंदर आउटपुट जो निकल रहा है वो पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है या कोई वेट वगैरह जनरेट हो रहा है, उसकी बात हो रही है उसमें? जो आउटपुट कुछ जो उसकी आपने लर्निंग हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, वो तो आखिर में बदल जाएगा, वेट की सूरत में होगा। सर जी 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 सर एक रिव्यू है, रिव्यू को हमने पहले पूरा टेंसर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मॉडल का इनपुट टेंसर में जाता है। गड़ी है। ठीक है अब ठीक है। पहला पहला एक रिव्यू गया, वो टेंसर गया। सर म्यूट करवा दें, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। भाई बाकी लोग म्यूट कर लें प्लीज। सर पहला टेंसर गया पहला रिव्यू का, ठीक है। फिर उसका जो है आउटपुट जनरेट हुआ, फिर मैंने दूसरा नहीं रिव्यू दिया। नहीं नहीं, दूसरा रिव्यू नहीं 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 नहीं, देखो मैं भी टेंसर की बात हुई थी। टेंसर के अंदर जो है ना वर्ड्स हैं, रिव्यू के अंदर वर्ड्स है ना। बिल्कुल एक तुमने रिव्यू पास की, एक मैंने रिव्यू पास की, ठीक है। ठीक है। समझ लो एक तुम्हारा टेंसर है और एक मेरा टेंसर है, ठीक है। अब जब तुम्हारा टेंसर प्रोसेस हो रहा है ना, तो ठीक। वो उस वाले टेंसर के अंदर मेमोरी का लूप चल रहा है, जो तुमने बोला है ना उसके वर्ड्स के दरमियान चल रहा है वो। जब तुम्हारा टेंसर प्रोसेस हो जाएगा तो मेमोरी रीसेट हो जाएगी, फिर मेरा आएगा दोबारा से मेमोरी चलना शुरू होगी। अच्छा सर एक पर्टिकुलर रिव्यू पर चल रहा है, उसके वर्ड्स के अंदर जो टेंसर है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं यहाँ ये बात दोबारा पढ़ते हैं, थोड़ा सा मुश्किल समझ में आता है, मुझे अंदाजा है। मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ यहाँ से, देखो अभी भी समझ में आ जाएगी तुम्हारे पास। आवाज हल्की कर दो, देखो ये क्या कह रहे हैं। ये कहता है इट प्रोसेस सीक्वेंस बाय एड्रेसिंग थ्रू द सीक्वेंस एलिमेंट, एक सीक्वेंस के एलिमेंट्स पर, यानी एक रिव्यू के वर्ड्स पर, एंड मेंटेनिंग वाया स्टेट and maintaining a state containing information relative to what it has been so far. In effect, RNN is a type of neural network that has internal loop. The state, ये बात important है, the state of RNN is reset हो जाती है between processing two different independent sequence। जब दो डिफरेंट सीक्वेंस आती हैं, यानी एक के बाद किसी दूसरे का रिव्यू आता है, तो स्टेट जो है वो रीसेट हो जाती है। सो यू विल कंसिडर वन सीक्वेंस इन अ सिंगल डाटा पॉइंट। आप एक सीक्वेंस को एक सिंगल डाटा पॉइंट में समझेंगे। बात समझ आई है? सर जैसे अगर दो रिव्यू है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये दोनों अलग अलग लेगा। अगर दोनों अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो मतलब वो एक साथ तो नहीं लेगा ना। दोनों भाई नेगेटिव पॉजिटिव की तो बात ही नहीं हो रही ना अभी तो सिर्फ बात हो रही है कि रिव्यू आ रहे हैं, बस उसको प्रोसेस करना है। ठीक सर, ठीक है, अभी तो सिर्फ रिव्यू की बात हो रही है। ठीक। अच्छा मैं इसकी जो है ना कुछ एक वीडियो वगैरह अभी आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सर एक चीज जी कंफर्म करूं सर, मेरे हाँ। पास एक सेंटेंस है कि ही इज अ गुड बॉय, सही है। हाँ अब मैंने इसको वर्ड लेवल पे एम्बेडिंग कर दी, हर वर्ड पे मेरे पास एक टेंसर आ गया, ठीक है। अब जब मैंने इसको मॉडल के अंदर फीड किया आरएनएन के अंदर, आरएनएन करेगा क्या कि हर वर्ड पर जो है वो उसने एक वर्ड प्रोसेस किया, फिर उसी को उसने कंटिन्यू किया उसी लूप के अंदर दूसरे के साथ जो पहला इनपुट गया था, ठीक है। जब इसी तरह जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया पूरे इस रिव्यू का, तो फिर इसने वो जो मेमोरी इस उसकी होगी
उसने इसको रीसेट कर दी। अब जब दूसरा मैं कोई रिव्यू दूंगा तो उसको जो है कोई इसकी बारे में कुछ अपडेट नहीं होगी कि पहले क्या गया था। सही। ये आरएनएन की बात तो नहीं कर रहे ना, आरएनएन में तो वो रिटेन करेगा ना मेमोरी। हाँ, लेकिन वो एक पर्टिकुलर रिव्यू की करेगा ना, जब दूसरा रिव्यू आएगा तो उसकी नहीं करेगा। नहीं, उसकी नहीं करेगा ना। हाँ भाई, मतलब एक ही उस रिव्यू की पर्टिकुलर करेगा। एक ही उसको रिव्यू का आउटपुट, हाँ एक ही रिव्यू प्रोसेस किया और वो समझ में आ गया उसको, हाँ बिल्कुल सही। जो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो तो अपने लेवल लगाए होंगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अच्छा, मैं इस वक्त एक वीडियो जो है ना यूट्यूब पे है वो मैं देख रहा हूँ, वो आपको शेयर करा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है उसको देख सके, उसमें कॉन्सेप्ट को जरा समझिएगा। बाद में भी देख लीजिएगा। आप लोगों को आवाज तो नहीं आ रही होगी इसकी? नहीं सर। नहीं सर, आवाज आ आवाज रही नहीं है? आ रही। चलो मैं एक्सप्लेन नहीं करता आ रही रहूंगा सर। ना। ठीक है ठीक है। सर ओके वहाँ सर। पे माइक के पास ऑप्शन होता है सिस्टम साउंड स्पीकर। कहाँ पर यार, चलो मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा आराम से ताकि आसानी से हो जाए। फिर सबटाइटल खोल दीजिए। सबटाइटल भी खोल देता हूँ। देखिए, तो भाई दो बंदे एक साथ रहते हैं जो आपका रूममेट है वो बड़ा जबरदस्त अच्छे अच्छे खाने पकाता है, वो ये भी पका सकता है, ये भी पका सकता है, ये भी पका सकता है। अब उसके बाद एक रूल है कि वो मौसम देख के पकाता है। कहता है अगर सनी या सूरज निकला होगा तो ये पाई पकाएगा, बरसात का मौसम होगा तो ये बर्गर पकाएगा। कहते हैं कि अगर इस सिनारियो को हमने मॉडल करना हो तो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू मॉडल कर लेंगे, हम सिंपल न्यूरल नेटवर्क की मदद से कर लेंगे। अब इनपुट सनी डे आया तो वो पकाएगा क्या? अभी एप्पल पाई। अगर रेनी डे इनपुट दे रहा है बंदा तो फिर वो बर्गर पका देगा। तो मैपिंग क्या बन गई इसकी? अभी 3 आउटपुट है और 2 इनपुट है। अभी इनपुट गया, अच्छा ये सारा न्यूरल एएनएन से मुताल्लिक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ उसको, ये तो हमें पता ही है ना, इन्होंने इस तरह भी दिखा दिया इसको।
मैं इसको RNN पे जब ये आएगा तो मैं वहां रोक लेता हूँ। अब आगे अब ये कह रहा है कि अब जो रूममेट है वो वेदर पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि अब ये ऑर्गेनाइज है और मेथोडोलॉजिकल ऑर्डर में जो है ना ये काम करता है। अगर एक दिन एप्पल पाई पकाएगा तो अगले दिन बर्गर पकाएगा और अगले दिन चिकन पकाएगा। अच्छा अब जरा समझो, ये कह रहा है एक दिन एप्पल पाई पकाएगा तो दूसरे दिन जो है ना वो बर्गर पकाएगा और फिर अगले दिन जो चिकन पकाएगा। इसमें खास बात क्या है, समझ में आ रही है किसी के? सर पहले से डिसाइडेड है ना, वो वेदर नहीं के नहीं ऊपर नहीं डिपेंड नहीं करता है। नहीं नहीं, एक रूल है, वही वाला रूल है मेमोरी वाला कि सीक्वेंस उसने सीक्वेंस मेंटेन हो रही आज एप्पल पकाया ना उसने, अब जब वो अगले दिन आएगा लास्ट डे का उसको पता पकाने के होगा। लिए तो लास्ट डे के बारे में उसको पता होगा पीछे उसने क्या किया है। समझ रहे मेरी बात गौर से? जब वो जी यहाँ सर। पहुंचेगा तो उससे पिछली मेमोरी रिटर्न की कि कल क्या खाया था, और फिर जब आगे जाएगा तो पीछे पता होगा उसने कल क्या खाया था, बर्गर खाया था, आज ये पका रहा हूँ। अब समझिए इस बात को। अब ये न्यूरल नेटवर्क नहीं कह रहा है, अब ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, बिकॉज नाउ वेयर इन दिस केस देयर इज नो इनपुट फॉर वेदर। अब इनपुट नहीं है। अच्छा भी होपफुली जो बात मैं करना चाह रहा था वो समझ में आ गई। जी सर। कि किस तरह जो है मेमोरी जो है वो रिटेन की जाती है, न्यूरल नेटवर्क जो है ना वो काम करना शुरू करता है। आगे चलते हैं हम अपने उसकी तरफ।
यहाँ जरा मुश्किल सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसके अंदर, कहते हैं टू मेक दीज नोशंस ऑफ लूप एंड स्टेट क्लियर, लेट्स इंप्लीमेंट द फॉरवर्ड पास ऑफ आरएनएन इन नमपाई। अब इन्होंने इसको नमपाई के कोड के अंदर यही बात लिखी है, स्टेट 0 है, सीक्वेंस में से क्या हुआ, एक इनपुट सीक्वेंस आया, उसमें से इनपुट आया, एक वर्ड उठाया, तो आउटपुट क्या होगा, वो इनपुट और उसकी जो स्टेट है, क्योंकि ये पहला इनपुट है इसलिए इसकी मेमोरी कोई नहीं है। लेकिन आगे क्या हुआ कि आउटपुट जो भी था वो किसके अंदर चला गया, स्टेट में चला गया, यानी कंबाइन होके वो स्टेट में अपडेट हो गया। इस तरह दूसरा इनपुट आएगा तो इनपुट के साथ जो है ना उसका स्टेट आउटपुट बनेगा, वो स्टेट अपडेट होती रहेगी। सिंपल सा ये फिनोमिना लिखा हुआ है, इसी चीज को जो है ना यहाँ पर इन्होंने कोड में लिख दिया है, सिंपल सी जो बात। You can even flash out the function f, the transformation of the input output। अब यहाँ पर इन्होंने इसको एक्टिवेशन फंक्शन के साथ लिख दिया है कि इनपुट और वेट का डॉट इस तरह हम लेते हैं और यू और स्टेट और उसका बायस मिला के जो है ना वो आउटपुट बना दिया। ठीक है, यहाँ टेक्निकली यूज कर लिया, यहाँ सिंपल जो है वो आपके पास सिंपल फॉर्म पे यूज किया हुआ था। ये पूरा जो है ना वो उसका एक नंपाई की फॉर्म में कोड जो है वो लिखा हुआ है। इसको समझने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप और करना चाहें तो कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि यही वाला प्रोसेस जो है वो रिपीट हो रहा है बाकायदा पूरे कोड की शक्ल में जो उन्होंने बैकएंड पे लिखा हुआ होगा। इस कहते हैं इजी इनफ, हाँ बहुत आसान है। इन समरी आरएनएन फॉर अ फॉर लूप दैट रीयूजेस क्वांटिटीज कंप्यूटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस आइटरेशन। आरएनएन एक ऐसा फॉर लूप है जो रीयूज करता है उन तमाम क्वांटिटीज को जो पहले कंप्यूट हो चुकी हैं पिछले लूप में, नथिंग मोर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। Of course, there are many different RNNs fitting this definition that you could build। बहुत सारी किस्म के RNN पाए जाते हैं जो हम बना सकते हैं। This example is one of the RNN's simplest RNN formulations। ये सिंपल RNN कहलाता है। इसके अलावा भी और भी टाइप्स की अभी आप देखेंगे कि उसके अंदर RNN आता है। ये सारी उसी की स्टेट डायग्राम दी हुई है कि किस तरह मेंटेन करता जाएगा, इनपुट लेता जाएगा, आगे आगे जो है ना वो चीज़ चलती जाएगी। हमने क्या करना है, हमने अभी जो है हमने जो है वो आरएनएन की लेयर लगानी होगी। ठीक है, सिंपल यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम केरस डॉट लेयर्स इंपोर्ट सिंपल आरएनएन। ये हमने इंपोर्ट करना है अपने मॉडल के अंदर। यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रॉम केरस मॉडल इंपोर्ट सिक्वेंशियल, फ्रॉम केरस लेयर इंपोर्ट एम्बेडिंग और सिंपल आरएनएन। सिक्वेंशियल का मॉडल बनाया। अरे भाई ये नहीं करो, कौन कर रहा है? देखो करो क्या बोल रही। ठीक है, कोई जो है वो डिफरेंट बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग काम नहीं करना है आरएनएन के साथ। सिंपली हमने आरएनएन की लेयर लगानी, सिंपल आरएनएन यूज कर लिया है, वही बाकी सारी एम्बेडिंग और सब कुछ जो है ना वैसे ही चल रहा है जो हम पहले करते हुए आए हैं। सीक्वेंस प्रोसेसिंग में जो भी काम हमने पहले किया है वो करते हुए आए हैं। सिंपली यहाँ पर सिंपल आरएनएन की लेयर जो है वो आपने कोड करके यूज करनी है। थोड़ी देर। अच्छा, अब करना क्या है हमने, ये वाली एग्जाम्पल है, तमाम लोग जो है ना इस पे काम करना शुरू करें।
लिस्टिंग 6.22 जो है IMDb डेटा वाली, ठीक है, इसको स्टार्ट करें सब लोग करना RNN की मदद से। ठीक है, 10 मिनट में फिर मैं इसके बारे में पूछता हूँ कि क्या क्या आउटपुट आ रहा है, क्या एरर आ रहा है। तमाम लोग अपने पास इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करें। कौन सी है ये? 6.22 पिछली वाली एग्जाम्पल है, उसी को बस अब RN के थ्रू करना है। ठीक है, जल्दी से इस पे काम शुरू करें, फिर मैं पूछता हूँ। नहीं बंद नहीं कर रहा, अभी बच्चे काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जी। ये है ना, ओके प्लीज बेटा, अभी प्लीज, जब क्लास खत्म होगी तो फिर प्लीज करना मेरे से। अभी बीच में कैसे क्लास में दे दूंगा? अच्छा बेटा, चाय मम्मा से बोले चाय पका दें बाबा की। बाबा बाबा मम्मा से बोले चाय दे दे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन आ गया भाई? उस्मान सर। कोई ताज़ा ताज़ा उठाए। सर कोड हो गया सर। क्लास किस टाइम से स्टार्ट हुई है? तकरीबन 1 घंटा हो गया। मुझे मालूम नहीं था, मैं 10 बजे समझ रहा था। सर 6.22 और 6.23 से चलाना था ना? ट्वेंटी टू। सर आ जी गया। सर हो गया। हो गया। एक्यूरेसी पे क्या फर्क आया पहले से? सर अभी एक्यूरेसी पहले ही पॉप पे 83 तक चली गई है वैलिडेशन। दोस्त से बोलो आवाज नहीं आ रही। पहले पॉप पे 83 चली गई है एक्यूरेसी, वैलिडेशन एक्यूरेसी बस 83। हाँ तो बस चलने तो पूरी फाइनल देखो कितनी आती है। सर 83 आई है वैलिडेशन एक्यूरेसी। सर 83 आई है एक्यूरेसी। आ रही है ना बुक पे। एटी 8% है। बच्चों अच्छा
दोनों अंकल वाले आए थे। आप अंकल है बाबा। पता नहीं गया गन है ना वो चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं सर एक चीज पूछनी थी सर, हमें आरएनएन का यूज कब करना चाहिए? जब इनपुट बहुत बड़ा हो, जैसे रिव्यू से जो ज्यादा वर्ड्स का हो। नहीं, यहाँ पे आरएनएन ही इस्तेमाल करना चाहिए। वो वाला में मैंने बताया ना कंफ्यूजन क्या है, वो सिर्फ सिंगल वर्ड के ऊपर डिसीजन ले लेता है, और वो वर्ड जो है अगर डुअल मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है तो फिर आपका जो प्रेडिक्शन है वो गलत हो जाती है। ठीक है। तो इस हिसाब से तो एएनएन तो बेकार है बिल्कुल। जी मैं कह रहा हूँ कि एएनएन तो इस हिसाब से बेकार है। इमेज प्रोसेसिंग के लिए हमें सीएनएन यूज करना चाहिए और सीक्वेंस प्रोसेसिंग के लिए आरएनएन। जी हाँ, लेकिन बेकार नहीं कह सकते। बात ये है कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता ही जो है ना वो जदीद होती जाती हैं। जब मसले मसाइल आते हैं तभी नई चीजें डेवलप होती हैं। जब मसले मसाइल आते हैं तभी तरक्की होती है। बेकार कोई चीज नहीं होती। टूल तभी बनता है जब एक टूल से काम जो है ना सही ना हो रहा। एक काम और करना है, आपने आरएनएन तो लगा लिया। आरएनएन की दो टाइप्स है, एक एलएसटीएम है, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, और एक है ग्रू लेयर्स। अभी आरएनएन में एक प्रॉब्लम क्या है? आरएनएन में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर रिव्यू बहुत बड़ा हो जाए तो इतनी लंबी मेमोरी को रिटेन करना मसला होता है। जैसे हम भी अगर एक जुमला हो और वो बहुत लंबा सेंटेंस लिख दे कोई, यानी एक छोटा जुमला लिखा हुआ है और एक बहुत लंबा जुमला लिखा है कि सेंटेंस ही खत्म नहीं हो रहा, फुल स्टॉप ही नहीं आ रहा, तो ऐसे सेंटेंस की भी मेमोरी को रिटेन करना हमारे लिए भी क्या हो जाता है, मसला हो जाता है। यहाँ पर फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो एलएसटीएम और गुरु है। आरएनएन की ये दो टाइप्स हैं, एलएसटीएम और गुरु। ठीक है। अब यहाँ पर यही सिखाते हैं कि भाई you will always use one of these because simple RNN is generally too simplistic to be of real use. Simple RNN has major issue although it should theoretically be able to retain a time-t information about inputs seen many times done before. In practice, such a long-term dependencies are impossible to learn. Long-term डिपेंडेंसीज जो हैं वो इम्पॉसिबल होती हैं याद रखना कि बहुत ही ज्यादा लंबा सेंटेंस हो जाए। दिस इज ड्यू टू वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। मैथमेटिकली इसके अंदर जो है वो ग्रेडियंट जो है वैनिश होने लगता है। ये अगर हमने शुरू क्लासों में पढ़ा था ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉब्लम, कि अगर बहुत लंबी सीक्वेंस हो जाएगी तो वेट्स जो है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगे। एन इफेक्ट that is similar to what is observed with non-recurrent networks, और बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट आएगा जैसा कि फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स में यानी आरएनएन वगैरह में आता है। अब आपने काम ये करना है कि एलएसटीएम और ग्रू को थोड़ा सा स्टडी करना है खुद से।
है बड़ा सिंपल। उन्होंने एक चीज का बस यहाँ इजाफा कर दिया है कि जो मेमोरी रिटेन की जाएगी वो अब इनसाइड स्टेट नहीं होगी, बल्कि उसके साथ साथ एक मेमोरी का बेल्ट चलता है, उसके ऊपर मेमोरी रहती है, जब जरूरत पड़ती है, जब ज्यादा हो जाती है तो वहां डाल देता है, चाहिए होती है तो वापस ले लेता है। थोड़ा सा इसका एनिमेटेड जो है वो यूट्यूब पे सर्च करिएगा वीडियोस, ताकि आपको ये एनिमेशन में समझ में आ जाए कि क्या प्रोसेस चलता है। लगाना, इम्प्लीमेंट करना तो बड़ा ही सिंपल है। आपने सिर्फ क्या करना है, LSTM इंपोर्ट करना है या गुरु इंपोर्ट करना है, बाकी सारा काम वैसे ही है। जहाँ RNN की लेयर इंपोर्ट कर रहे थे वहाँ हम LSTM की लेयर जो है वो इंपोर्ट करने लगेंगे। और उससे फर्क जो है वो उसको आप स्टडी करिएगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आ रही हैं, ये मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है वो इसको कराऊंगा। इसके अंदर ये टाइम सीरीज प्रिडिक्शन है, टेम्परेचर फॉरकास्टिंग प्रॉब्लम्स है, और भी 3-4 किस्म के डाटा जो है मेरे पास है। काम जिस पे किया हुआ भी है वो आप लोग देखेंगे। कोशिश ये करें कि थोड़ा आगे से आगे पढ़ें, क्योंकि अब चीज़ें ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गई हैं। सिर्फ जो नई चीज़ आएगी उसको आपने देखना है, बल्कि देखना भी क्या है, अगर आप उससे थोड़ा सा गौर करेंगे तो खुद ही इम्प्लीमेंट करके समझना शुरू कर देंगे। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसको ज़रा जल्दी से ख़त्म करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, अगली में अपने सिस्टम में जो है वो फ्लास्क भी इंस्टॉल कर लें। फ्लास्क, उसका भी काम जो है ना हमने साथ साथ जो है ना वो शुरू करना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो है वो आपने LSTM और गुरु जो है वो करना है, अगली क्लास में करके आना है। ठीक है सर। और आप में से कोई जो है ना वो पढ़ाएगा। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ सर, हम फ्लास्क की यूज कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पर सिंपल HTML CSS के थ्रू वेबसाइट नहीं बना सकते? मेरा बेटा HTML CSS फ्रंट एंड होता है, बैक एंड जो है ना वो जी आप मतलब अगर PHP भी यूज कर लें तो उसमें क्या हर्ज है? बेटा आगे जो दुनिया है ना वो माइक्रो सर्विसेज की आ रही है, ठीक है। कंटेनर्स और डॉकर्स और कुबरनेटिस पे काम चलेगा एप्लीकेशंस का, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस होंगी। तो माइक्रो सर्विसेज बेस्ड जो है ना वो हमें काम करना सीखना पड़ेगा हम, ताकि माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं, पहले एक ही API बनती थी, पूरी एप्लीकेशन उस पर चल रही होती थी। अब एक एप्लीकेशन जो है वो 20 APIs पे चल रही होती है, 20 माइक्रो सर्विसेज चल रही होती है कि अगर चेंजेस करनी है एप्लीकेशन के अंदर तो पूरी ऐप डाउन नहीं करनी पड़ती, सिर्फ वो सर्विस डाउन करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे फेसबुक को अगर मैसेंजर अपडेट करना है तो मैसेंजर की API अपडेट करेगा, पूरा फेसबुक बंद नहीं करेगा। तो अभी दुनिया इस तरफ जा रही है कंटेनराइजेशन की तरफ, तो उस पर माइक्रो सर्विसेज काम आती है। और फ्लास्क जो है ना वो बेस्ट है माइक्रो सर्विस लिखने के लिए, तो हम ये सोचकर फ्लास्क पे काम कर रहे हैं, और कोई वजह से ज्यादा बेहतर है। मैंने कहा माइक्रो सर्विस बनाने के लिए जेंगो से भी बेहतर है। ओके। वैसे जेंगो से बेहतर नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा फोकस माइक्रो सर्विस का है ना, हम वेब डेवलपमेंट तो नहीं सीख रहे हैं ना, हम अपने प्रोग्राम के हिसाब से चीजें सिलेक्ट किए हैं, उससे अच्छी चीजें मौजूद हैं, लेकिन जो काम हम करना चाह रहे हैं उसके लिए ये बेस्ट है। ओके सर। ओके सर। वैसे सर जी कोई और फ्रेमवर्क वगैरह भी यूज कर सकते हैं AI वगैरह इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे लारावेल हो गया, और भी बहुत वो है। तो देखो भाई, बात ये है कि वो आपका मॉडल बन गया ना, उस मॉडल की API बना लो आप, और वो कहीं भी ले जाके इम्प्लीमेंट कर दो, उससे क्या जाता है।
PHP में करो, लारावेल में करो, मतलब जूलिया यूज कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो है ना हाँ अपना आपने जो बताया, कौन सा फ्रेमवर्क बताया था अभी आपने? माइक्रो सर्विस। सर अभी आपने फ्रेमवर्क कौन सा बताया था पाइथन मैंने का फ्लास्क वेब बताया डेवलपमेंट था, के लिए? जी फ्लास्क है, सर। जेंगो है। वैसे कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लास्क जो है ना एआई के टास्क वगैरह इम्प्लीमेंट करने के लिए बेस्ट है, ऐसा ही है? नहीं, उसको AI का टास्क नहीं बोले, उसको कहें माइक्रो मतलब सर्विसेज। ये माइक्रो सर्विसेज, ठीक है सर, थैंक यू। सर्विसेज जो है ना, माइक्रो सर्विस क्या होती है, पहले ये सुन लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी मैंने बताया भी कि पहले एक ही सर्विस के ऊपर जो है ना पूरी वेब एप्लीकेशन या पूरी मोबाइल एप्लीकेशन चलती थी। उससे नुकसान क्या होता है कि अगर मुझे चेंजेस करनी है किसी मॉड्यूल के अंदर, तो मुझे पूरी एप्लीकेशन जो है वो डाउन करनी पड़ती है, घंटे आधे घंटे के लिए पूरा डाउन करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब से माइक्रो सर्विसेज आई हैं तो उन्होंने क्या करा, उसको टुकड़ों में तोड़ दिया, पूरी एप्लीकेशन को 10 अलग अलग सर्विसेज में बांट दिया। अब जिस सर्विस में काम करना होता है सिर्फ वही सर्विस डाउन होती है, बाकी 9 सर्विसेज जो है वो चल रही होती हैं। यूजर को पता भी नहीं चलता कि एप्लीकेशन डाउन भी नहीं हुई और अपडेट भी हो गई। समझे बात? तो जी सर, इस समझ गए, तो थैंक यू अब सर। इस तरह से काम चल रहा है। तो इस और ये काम जो है ना छोटी छोटी सर्विस लिखने का फ्लास्क में अच्छा होता है, इसीलिए बैकएंड ठीक है पे सर। जो है ना वो पाइथन बहुत ज्यादा मशहूर हो रही है। जेंगो और फ्लास्क जो है ना बैकएंड पे ज्यादा, सर्वर साइड पे यही लैंग्वेज ज्यादा काम कर रही है, लोग शिफ्ट हो रहे हैं इसकी तरफ। इसको ठीक है सर, यूज तो थैंक यू। एडिटर पे ही कर रहे होंगे ना फ्लास्क को? हाँ, VS कोड पे कर लो, उस पे जुपिटर पे कर लो, कहीं पे PyCharm, कर लो, पाइचार्म पे जुपिटर। कर लो। बस पिप इंस्टॉल फ्लास्क लिखना पड़ेगा भाई, इंस्टॉल हो जाएगी। जी सर। 4-5 डेटा सेट्स हैं, वो मैं अभी शेयर करा रहा हूँ बस, इमेज प्रोसेसिंग वाले। उस पे भी यार काम देख लेना भाई, भूल जाओगे नहीं तो सारा इमेज प्रोसेसिंग वाला काम। जी सर, आप अपलोड कर दीजिए, हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो सही है, ठीक है। वीडियो सर बाद में दे सकते हैं हम, से ज्वाइन हुआ। हाँ, ये वीडियो जो रिकॉर्ड तो हो रही है, और भी लड़के भी रिकॉर्ड कर ही रहे होते हैं। सर आई एम रिकॉर्डिंग। हाँ, तो शेयर करा देना ग्रुप में। ओके सर, आई विल अपलोड। सर इससे कोई वीडियोस हमारे पास कहीं शेयर हुई है? ग्रुप में हुई भी है भाई, इसको बता देना। ठीक है ऑल सर। क्लासेस की हमारे जो सर नासिर का ग्रुप है उसमें है सारी, बाकी ये क्लास बाकी है, ये मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है भाई, थैंक यू। ओके चलो सही है, इसको आज यहीं पे खत्म करवा दूंगा। चलो ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।